बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैट्स के चैप्टर 31 को। सबसे पहले बताया हुआ है ओपियोइड्स कहाँ कहाँ से आते हैं। नेचुरल ओपियोइड्स भी होते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट से सेमी सिंथेटिक भी बनते हैं, फार्माकोलॉजिकली भी बनाए जा सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंडोजेनस पेप्टाइड्स भी बनते हैं। ओपियोइड्स किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं? 3 रिसेप्टर होते हैं, म्यू रिसेप्टर्स, डेल्टा रिसेप्टर्स और कापा रिसेप्टर्स। ठीक है। अब अक्सर ड्रग्स तो जो ओपियोइड्स होते हैं वो सारे रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट एक्टिविटी रखेंगे, उनको तो हम कह देते हैं एगोनिस्ट। और कुछ होते हैं एंटागोनिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्टिविटी रखते हैं, किसी पे एंटागोनिस्ट, उनको नाम दिया जाता है मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। सही की बात। उसके अलावा ओपियोइड्स का यूफोरिक इफेक्ट होता है, बंदे को खुश करते हैं, इसकी वजह से अब्यूज का पोटेंशियल है, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम, बंदे नशे वगैरह हो जाते हैं। ये करते क्या है? पेन की न्यूरोट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वगैरह। क्लासिफिकेशन देखी जाए तो एक तो यही रिसेप्टर्स की बेस पे हो गई, एगोनिस्ट, मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये बड़ी क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लिनिकल यूजेस की बेस पे हम देखते हैं क्या इसका यूज है। एनाल्जेसिक्स हैं, ये एंटीट्यूसिव्स हैं, एंटी डायरियल हैं, तो इस बेस पे। तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ एनाल्जेसिया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए वो यहाँ पे आ गए स्ट्रॉन्ग, फिर मॉडरेट, फिर वीक। ये जो स्ट्रेंथ को हमने डिवाइड किया, ये डोज को नहीं देखते, हम मैक्सिमम इफेक्ट को देखते हैं, यानी एफिकेसी ऑफ ओपियोइड की बेस पे हम उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी डोज देनी पड़ी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एनर्जीजा कॉज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर मॉडरेट हो गए, फिर वीक हो गए। सही हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। ऑल्दो इनको ओरली दे तो अच्छे अब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म काफ़ी होता है, तो इसलिए हम इनको आमतौर पर पारेंटरली देते हैं। और फेंटनल के बारे में बताया हुआ ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू भी दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर, ये सीएनएस को भी क्रॉस करते हैं, इसी वजह से सीएनएस वाले इफेक्ट्स होते हैं, और ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करते हैं, इसी वजह से बच्चे के अंदर भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। और अगर माँ बहुत देर ओपियोइड्स ले रही है तो पैदा होने के बाद बच्चे के अंदर विड्रॉल सिम्टम भी आते हैं, जिसको हम नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो ये हेपेटिक एंजाइम को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। मॉर्फिन के बारे में बताया हुआ है। आमतौर पर तो ये कॉन्जुगेट होकर यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, तो इसलिए अगर किडनी खराब होगी तो भी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, लिवर खराब होगा तो भी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी ओपियोइड्स की। लेकिन मॉर्फिन का बताया हुआ है कि इसकी जो 6 ग्लूकोनाइड फॉर्म है, यानी इसका एक मेटाबोलाइट है, वो मेटाबोलाइट भी इफेक्टिव होता है। और इसका एक और मेटाबोलाइट है जो कि न्यूरो एक्साइटेटरी भी होता है। कोडीन के बारे में बताया हुआ है कि इसको जो मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है वो बंदे टू बंदे के अंदर वेरी कर रहा होता है, तो जीनोटिपिक वेरिएबिलिटी की वजह से हर बंदे के अंदर कोडीन का रिस्पॉन्स फर्क होगा, और कोडीन मेटाबोलाइज होकर मॉर्फिन बनता है। तो ये कोडीन की कितनी एनर्जेटिक एक्टिविटी होगी, ये बंदा टू बंदा वेरी कर रहा होगा। उसके अलावा अगर आप इन ड्रग्स को अल्कोहल के साथ देंगे तो हाफ लाइफ इंक्रीज कर देगी, क्योंकि अल्कोहल साइटोक्रोम P450 के साथ मस्ती करता है। मीपेरिडीन का बताया हुआ है बस यही बातें हैं कि वो अगर आप दूसरे ड्रग के साथ दे देंगे तो वो सीजर्स कॉज कर सकते हैं। हाफ लाइफ का डिस्कस किया हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एक तो ये बात बताई हुई है कि मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के ऊपर चलते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? एफरेंट्स के अंदर हैं, ब्रेन के अंदर हैं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हैं। इन सारी जगहों पे आपके पास ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कौन से रिसेप्टर? 3, म्यू, डेल्टा और कापा। डेल्टा रिसेप्टर्स तो आपके पास टॉलरेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। म्यू रिसेप्टर्स सबसे मेन रिसेप्टर हैं, तो मेनली जो सारी एनर्जीजिया है और टॉक्सिसिटी जो म्यू रिसेप्टर की वजह से हो रही होती है। ठीक है। कापा भी थोड़े बहुत इफेक्ट्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाययूरेसिस, इनमें कापा इन्वॉल्व है, लेकिन मेनली पेन को खत्म करना म्यू रिसेप्टर का काम होता है, और ज़्यादातर टॉक्सिसिटी भी म्यू रिसेप्टर की वजह से हो रही होती है। फिर बताया हुआ कुछ ओपियोइड पेप्टाइड्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, जैसे कि बीटा एंडोर्फिन्स, एनकैफिलिन्स, डायनोर्फिन्स। बस इसके बारे में इतना याद रखें तो काफ़ी है। आगे चलते हैं हम रिसेप्टर मैकेनिज्म के बारे में। तो सिंपल सी बात है, जो आपके ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं ये इन्होंने आपकी पेन की ट्रांसमिशन को कम करना है, इसीलिए होते हैं ना। ये आपकी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म है कि जब बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन को कम किया जाए। किस तरीके से कम किया जाता है? एक तो ये है कि ये रिसेप्टर्स जी कपल रिसेप्टर होते हैं और आगे जाके साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को कम कर रहे होते हैं। सही है। इनहिबिट एड्रेनल साइक्लेज। अब कुछ ओपियोइड रिसेप्टर सिर्फ प्री सिनेप्टिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक भी हैं और पोस्ट सिनेप्टिक भी हैं। तो जो प्री सिनेप्टिक होते हैं वो कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करते हैं। ठीक है। बाद कैल्शियम चैनल्स क्लोज होने की वजह से ये होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से कम रिलीज हो पाएंगे, जाहिर बात है पेन कम फैलेगी। और जो दूसरे होते हैं वो प्री सिनेप्टिक भी होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक भी होते हैं। वो कौन से चैनल्स पे एक्ट करते हैं? पोटेशियम चैनल्स पे एक्ट करते हैं और उनको ओपन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये बातें आपके लिए आसान होगी। पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक पे। उसकी वजह से जाहिर बात है जो आपका रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमिशन होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमिशन को इनहिबिट किया जाता है, ओपनिंग पोटेशियम चैनल्स एंड क्लोजिंग कैल्शियम चैनल्स। आगे आते हैं हम एक्यूट इफेक्ट की तरफ। एक्यूट इफेक्ट को याद करने के लिए ये मैंने डायग्राम बनाई थी, इसमें आपको इफेक्ट को याद करना आसान हो जाएगा। एक तो पहचान, ये बंदा आप देख सकते हो सांस नहीं ले पा रहा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, ऊपर से सोया हुआ है। तो दूसरा सेडेशन हो गया, और इस औरत को देखो तो नोजिया हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो गई।
प्रेगनेंसी काफ़ी जैसे चल रही है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही, तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर हो गई। उसके अलावा ये इन कांटों पे खड़ी लेकिन फिर भी तकलीफ नहीं हो रही, तो ये एंटीट्यूसिव होते हैं, इनको ख़त्म करते हैं। हॉस्पिटल में लिखा हुआ डोंट कफ, तो ये ज़ाहिर बात है कफ को ख़त्म करने में रोल प्ले करते हैं। बच्चा काफ़ी खुश है क्योंकि ये यूफोरिया कॉज करते हैं। बच्चा फ्लश में बैठा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि ओपियोइड्स कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। और इसकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी हैं क्योंकि ये मायोसिस कॉज करते हैं, पिन पॉइंट प्यूपल्स बना छोड़ते हैं। और यहाँ पे बंदे की ड्रिप की बजाय हमने गॉल ब्लैडर लगा दी क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे बिलरी कोलिक या गॉल ब्लैडर स्टोन्स वगैरह कॉज होते हैं। तो ये एक्यूट इफेक्ट को सारा याद करने के लिए हो गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूट इफेक्ट कौन कौन से हैं वो याद करने के लिए निमोनिक है हमारे पास, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है COPD। ओपियोइड्स होते हैं वो कफ को खत्म करते हैं, पेन को खत्म करते हैं, डायरिया खत्म करते हैं। ठीक है, कफ, पेन, डायरिया, इन तीनों को खत्म करते हैं ओपियोइड। तो यही आपके पास इफेक्ट्स में भी आएगा, आगे जब क्लिनिकल यूज़ पढ़ेंगे तो भी यही बातें यूज़ होंगी। अब एक एक करके देख लेते हैं। एनाल्जीसिया को देखा जाए तो मेनली किस वजह से हो रहा होता है, म्यू रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा होता है। कुछ फुल एगोनिस्ट होते हैं, कुछ पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट को हम एनसेड वगैरह के साथ मिला के भी देते हैं। सिलेशन यूफोरिया इसका एडिटिव इफेक्ट है, यानी कि सिलेशन कॉज तो कर ही रहा है लेकिन अगर आप दूसरी सीरियस डिप्रेशन के साथ दोगे तो मजीद कॉज करेगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, इसकी वजह से बॉडी के अंदर CO2 लेवल बढ़ जाता है। जब ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाती है तो वो विजुअलाइजेशन करता है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से ओपियोइड हेड इंजरी वाले पेशेंट को नहीं देना है क्योंकि फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो मसले बनेंगे। तो कोई हीमाटोमा या हेड इंजरी का पेशेंट होगा तो उसमें ओपियोइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा ओपियोइड्स एंटीट्यूसिव एक्शन रखते हैं, नोजिया वॉमिटिंग वाले एक्शन रखते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहे होते हैं क्योंकि आपके जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं। जब जब कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ GIT कम हो जाएंगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। सही की बात। इसमें लोप्रामाइड और डायफेनॉक्सिलेट होते हैं, दोनों जो हम एंटी डायरियल के तौर पे काम, मतलब जाहिर बात है अगर कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहे हैं तो डायरिया को ट्रीट भी कर सकते हैं हम। अब ताकि बंदे नशेई ना हो जाएं तो उसमें जो लोप्रामाइड है उसमें तो इतने मसले की बात नहीं है, वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस होता ही नहीं है। लेकिन डायफेनॉक्सिलेट होता है, इसलिए हम दवाई में डायफेनॉक्सिलेट के साथ एट्रोपिन मिला देते हैं कि बंदे को अगर इससे मज़ा आएगा तो उस साथ साथ एट्रोपिन के सिम्टम भी आएंगे। बंदा कहेगा गोली मारो, मैं नशा नहीं करता। सूप असर में एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बिलरी कोलिक हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर हो रही है, मेयोसिस वाला काम हो गया। अगर देखा जाए ट्रंकल रिजिडिटी होती है जिसकी वजह से मैकेनिकल वेंटिलेशन हम लोग नहीं देते। और उसके अलावा ये हार्मोन्स को मसला कर रहे हैं और इसके इफेक्ट्स एग्जैजरेटेड होते हैं ओपियोइड्स के एड्रेनल इंसफिशिएंसी और हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट्स के अंदर। डन। आज जो क्रोनिक इफेक्ट की तरफ, ओपियोइड से हमारे पास टॉलरेंस डेवलप हो जाती है सिवाय दो इफेक्ट के, सिर्फ मायोसिस और कॉन्स्टिपेशन। इन दो से टॉलरेंस डेवलप नहीं हो पाती, बाकी तकरीबन सारी चीज़ों से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस डेवलप क्यों होती है? रिसेप्टर अनकपलिंग की वजह से। अगर हम टॉलरेंस को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो हम NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, और चूंकि डेल्टा रिसेप्टर की वजह से टॉलरेंस हो रही थी तो इसलिए डेल्टा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं टॉलरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। इनके अंदर क्रॉस टॉलरेंस होती है, यानी अगर एक ओपियोइड से टॉलरेंस है तो दूसरे से भी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जितनी इससे थी उतनी इससे नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप ओपियोइड बदल बदल के देते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर है। इससे इसका पेन किलर इफेक्ट थोड़ा कम हो गया, हमने कोई और ओपियोइड देना शुरू कर दिया। तो जो लॉन्ग टर्म पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम लोग ओपियोइड रोटेशन करते हैं। फिर डिपेंडेंस की बात कीजिए तो बॉडी ऐसे से डिपेंडेंट हो जाती है। जब हम ओपियोइड को अचानक छोड़ें तो फिर बॉडी के अंदर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम एब्सटिनेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। सिम्टम क्या होते हैं? राइनोरिया, लैक्रिमेशन, चिल्स, गूज, ये वो, डायरिया, जॉनिंग वगैरह। और अगर आप ना सिर्फ इसको छुड़वाएं, साथ साथ एंटागोनिस्ट भी दे दें तो फिर जाहिर बात है और सारे सिम्टम्स आएंगे, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेटिव विड्रॉल। सही की बात। नेक्स्ट आता है हाइपरएल्जीसिया। अजीब सी बात है, हमने पेन को खत्म करने के लिए ओपियोइड देना शुरू किए थे, लेकिन बाद औक़ात क्रोनिक के लिए जब बहुत देर ओपियोइड खाते रहते हैं तो बंदे को ज़्यादा पेन फील होना शुरू होती है। इसको हाइपरएल्जीसिया कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद डायनॉर्फिन की वजह से होता है। इट इज़ अ वेरी अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो वही COPD जो मैंने आपको बताया था, डोंट कफ, डोंट पेन, मतलब पेन को खत्म करते हैं, कफ को खत्म करते हैं और डायरिया खत्म करते हैं। तो सबसे पहले पेन खत्म करने का बता दिया उन्होंने, एनाल्जीसिया कॉज कर रहे हैं। उसके बाद एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी देनी पड़ती है। और कफ को खत्म करते हैं, कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दे रहे हैं उसके लिए हम लोग। डायरिया को खत्म करते हैं, डायफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड दे रहे हैं उसके लिए। ये तो 3 मेजर्स इसके क्लिनिकल यूजेस थे। उसके अलावा पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने में मॉर्फिन काम आता है। एनेस्थीसिया जो हम लोग सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हम अक्सर ओपियोइड्स दे रहे होते हैं पेशेंट को। और ओपियोइड डिपेंडेंस जिनको होती है उनको ट्रीट करने के लिए भी ओपियोइड ही है। कौन सा ओपियोइड? कोई ऐसा ओपियोइड जिसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हों। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब उसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी हो कि बंदे ने एक डोज लिया तो काफ़ी देर तक उसके अंदर सिम्टम्स को प्रिवेंट किया जाए। खुशी थोड़ी हो लेकिन सिम्टम्स काफ़ी देर तक प्रिवेंट हो ताकि आहिस्ता आहिस्ता बंदा नशे को छोड़ सके। तो इसमें मेथाडोन और सुबोक्सोन का नाम इंपॉर्टेंट है। आज जी टॉक्सिटी की तरफ, ज़्यादातर टॉक्सिटी तो ये जो एक्यूट इफेक्ट्स मैंने पढ़ी थी वही वाली हैं। उसके अलावा कौन कौन सी हैं? ओवरडोज के अंदर सीधी सी बात है
जब एक बंदा नशा करके जब बहुत ज़्यादा दवाई खा ले तो क्या होता है, सांसें हल्की हो रही होती हैं, बेहोश होता है, तो वो कोमाटोज होगा, एस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा और प्यूपिल रिकंस्ट्रक्शन होगी। प्यूपिल रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, हम आंखें खोल के देखते हैं, अगर प्यूपिल रिकंस्ट्रक्शन हो तो समझ आते हैं कि उसने ओपियोइड का यूज़ किया हुआ है और हम उसको नैलोक्सोन यानी कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट देते हैं ट्रीट करने के लिए, बंदा ठीक होना शुरू हो जाता है और कुछ ना कुछ वेंटिलेटरी सपोर्ट दे दो अगर उसका सांस बहुत ही स्लो हो गया है। सही होगी बात। उसके अलावा ड्रग इंट्रैक्शंस की बात की जाए तो दूसरे सीएनएस डिप्रेशन के साथ देंगे तो जाहिर बात है एडिटिव इफेक्ट होगा, और अगर आप सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले ड्रग के साथ देंगे ओपियोइड्स को तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। तो किसी एंटी डिप्रेशन वगैरह के साथ, एसएसआरआई वगैरह के साथ इसको देना खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा अब यहाँ तक आपके पास ओपियोइड एगोनिस्ट को स्टडी किया है, अब हम देखते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में हर ड्रग का अपना अपना जहन है, थोड़े उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है फुल एगोनिस्ट इतनी एनाल्जेसिया कोई भी नहीं कॉज करेगा। सही होगी बात। तो रिसेप्टर्स की बात की जाए तो इसमें नैलबुफीन जो है उसको बताया हुआ उन्होंने कि कापा रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है और म्यू का भी पार्शियल एगोनिस्ट होता है। इसी तरह बुप्रेनोर्फिन भी बताया जाए तो कापा और बुप्रेनोर्फिन जो है वो कापा और डेल्टा के एंटागोनिस्ट है, लेकिन म्यू रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट है। तो म्यू के पार्शियल एगोनिस्ट ही है तकरीबन सारे जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ट्रामाडोल भी म्यू का पार्शियल एगोनिस्ट है, टपेंटाडोल भी म्यू का पार्शियल एगोनिस्ट ही है। बुप्रेनोर्फिन की खास बात की जाए तो वो म्यू पे इतना स्ट्रॉन्गली लग जाता है और इतनी लॉन्ग टर्म काम करता है कि हम इसको भी कई दफ़ा दे देते हैं बंदे के ये ख़त्म करने के लिए, विड्रॉल सिंड्रोम ख़त्म करने के लिए। सही होगी बात। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर जो मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स होते हैं, ऑल्दो ये उतना स्वेयर इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करते जितना ओपियोइड्स करते हैं, लेकिन ये जितना भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इनका इफेक्ट नैलोक्सोन से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जो ओपियोइड्स होते हैं उनका इफेक्ट नैलोक्सोन से रिवर्स होता है, जबकि मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जिस तरह के बुप्रेनोर्फिन हो गया या मेलबुफिन हो गया, इनका इफेक्ट ज़्यादा रिवर्स नहीं होता नैलोक्सोन से, तो ये नैलोक्सोन को रेजिस्टेंट होते हैं कह लो। सही की बात। उसके अलावा इनके इफेक्ट्स जो हैं यहाँ पे वो बस बेसिक सी बातें हैं, ओपियोइड वाले काम ही करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं। मिसलिनियस की बात की जाए तो ट्रामाडोल ना सिर्फ नैलोक्सोन वाले ना सिर्फ ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सॉरी एगोनिस्ट है यानी कि पेन किलर है, बल्कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट भी कर रहा है। तो जाहिर बात है अगर सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है तो सेरोटोनिन सिंड्रोम का खतरा होगा। तो सीरियस वगैरह के पेशेंट में ट्रामाडोल को आप प्रिवेंट करो, मतलब ना दो। क्या दो? टेपेंटाडोल दे दो, क्योंकि ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को नहीं सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है और साथ साथ म्यू ओपियोइड एगोनिस्ट तो है ही ताकि पेन किलर वाले इफेक्ट्स भी हो सकें। सही होगी बात। ओपियोइड एंटागोनिस्ट की बात की जाए तो ये ओपियोइड के इफेक्ट को अपोजिट करते हैं। नाम इसमें नैलोक्सोन नैलट्रेक्सोन इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये म्यू रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, 1 to 2 आवर्स होती है, इसीलिए मिक्स वालों पे काम नहीं कर पा रहे थे। अब आजकल तो इनकी नेजल इंसेफ्लेशन वगैरह भी आना शुरू हो गई हैं। इस पर जो नैलट्रेक्सोन है वो नशेइयों को नशा छुड़वाने में बहुत काम करता है। कोई हीरोइन के पेशेंट्स हों या इवन एथेनॉल की जो तलब होती है उसको कम करते हैं। अब जो रिसेंट या एडवांस ओपियोइड एंटागोनिस्ट आ रहे हैं उसके नाम उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, मिथाइल नैलट्रेक्सोन या एल्बिनोपेन। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।